नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 मई 2022। आज हम लोग देखेंगे कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपको पता है कि टारगेट प्रीलिम्स 2022 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें एक साल की जो भी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं उसका जो पहली क्लास है वो कल यानी कि 11 मई को प्रातःकाल 10 बजे से आपके YouTube चैनल पर प्रसारित करी जाएगी लाइव। तो इस क्लास को जरूर देखें। चलिए हम लोग अपना लेक्चर जो है वो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है वो आ रहा है एमपी लैड स्कीम से संबंधित। एमपी लैड स्कीम का मतलब होता है कि जो हमारे सांसद होते हैं तो वो जिस क्षेत्र से सांसद होते हैं तो उस क्षेत्र में जो भी उस क्षेत्र की आवश्यक जरूरतें हैं, ठीक है, उनकी जो भी आवश्यक जरूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा करा जा सकता है। अब इन जरूरतों में क्या क्या चीजें, बात करी जाए कि प्राथमिक शिक्षा की, बात करी जाए स्वास्थ्य की, बात करी जाए जो पेयजल है इसकी, सफाई की, सफाई या स्वच्छता, यहां पर अगर रोड्स नहीं है उनके क्षेत्र में तो उसकी बात करी जाए। तो ये सारे जो मुद्दे होते हैं ये सारे विषय किस में कवर होते हैं, एमपी लैड्स स्कीम में। अब देखो इसमें यह कहा गया है कि भाई जो सांसद हैं वो क्या करेंगे, उनको एक पैसा दिया जाएगा, एक रकम दी जाएगी। उस रकम से वो अपने क्षेत्र के हिसाब से जिस चीज की आवश्यकता उनके क्षेत्र में है, यदि उनके क्षेत्र में स्वास्थ्य की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है, पेयजल की कमी है, तो इन सारी कमियों को पूरा करने के लिए वो उस धन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये 1993 से ही ये स्कीम जो थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। जब हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे तो उनके कार्यकाल से ही इस स्कीम को स्टार्ट कर दिया गया था। अब देखिए उसके बारे में कुछ कथन है और हमें गलत कथन का पता लगाना है। सबसे पहला कथन है कि एमपी लैड जो है वो जिला प्राधिकरण, उसका जो फंड है वो जिला प्राधिकरण को जारी किया जाता है और जो सांसद होते हैं वो केवल विकास कार्यों की सिफारिश करने का अधिकार रखते हैं। ये कथन पूरी तरीके से सत्य है। अब देखिए ये जो अकाउंट है, ये जो 5 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है ना हर सांसद को, ये 2 किस्तों में दी जाती है। 2.5 करोड़ के 2 किस्तों में ये धनराशि मिलती है। अब ये धनराशि जो है वो सांसद को नहीं दी जाती है, वो किसको मिलती है, वो जिला प्राधिकरण को, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी होती है, इनकी जगह पर आप डीएम को भी रख सकते हैं, तो इनको दी जाती है। ठीक है, जो सांसद होते हैं वो जिला प्राधिकरण से सिफारिश करते हैं कि भाई मेरे एरिया में जो है पेयजल की बहुत असुविधा है, तो कृपा करके यहां पर या तो कोई पानी की टंकी लगा दी जाए या फिर हर 100-100 मीटर पे या 200 मीटर पे एक सरकारी नल की व्यवस्था करी जाए। तो ये केवल उस जगह की प्रॉब्लम की सिफारिश करते हैं। जिला प्राधिकरण जो है वो उस काम को कराएगा और उस काम को कराने के बाद वो राशि उस काम को आवंटित कर दी जाएगी। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि एमपी लैड्स फंड से जो भी अर्जित ब्याज होता है वो एमपी लैड्स खाते में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये गलत है। एमपी लैड्स खाते में नहीं जोड़ा जाता, वो कहां पे जाता है, वो भारत की संचित निधि में जाएगा। ठीक है, भारत की कहां जाएगा, संचित निधि में। संचित निधि आपको पता है कौन से आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 266 में है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट यह है कि यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एकदम सही। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जहां पर 100% जो पैसा होता है या जो वित्त होता है, तो उस वित्त का पोषण कौन करता है, उस वित्त का पोषण करता है केंद्र सरकार। तो ऐसी हर एक योजना जहां पर 100% जो फंडिंग होती है, 100% जो पैसा होता है वो केंद्र सरकार करेगा और उसका पूरा नियंत्रण, उसकी पूरी क्रियान्वयन, उसका एग्जीक्यूशन कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगा। तो ऐसी योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहते हैं। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया था तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 2 यानी कि बी। यहां पर देखिए ये न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि जो सांसद लोग थे उन्होंने सरकार से अपील करी थी कि जो ये एमपी लैड्स में जो फंड दिया जाता है उसको बढ़ाने के लिए, तो यहां पर इस वजह से ये न्यूज में आ गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा भूगोल से संबंधित है। भूगोल में भी चक्रवात विषय से। अभी हाल ही में आपने सुना होगा आसनी जो चक्रवात है उसने उड़ीसा में और बात करी जाए आंध्र प्रदेश में यहां पर दस्तक दे दी है। तो आसनी जो चक्रवात है, आसनी चक्रवात का नाम किसने रखा है, इस चक्रवात का नाम श्रीलंका ने रखा है। आसनी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है क्रोध। तो उसी चक्रवात के आने से यहां पर यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरफ लिखा हुआ है चक्रवात और एक तरफ लिखा हुआ है कि उसका नामकरण किस देश ने करा। तो गुलाब चक्रवात जो है उसका नामकरण ओमान ने नहीं करा है, उसका नामकरण किसने करा है, पाकिस्तान ने। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। शाहीन का नामकरण पाकिस्तान ने नहीं करा है, इसका नामकरण करा है कतर ने, कतर देश ने।
ताउते म्यांमार एकदम सही है, आसनी श्रीलंका एकदम सही है। इसी के बारे में चर्चा हो रही है। अब देखो ये जो नामकरण करे जाते हैं ना, ये किस तरीके से करे जाते हैं। विश्व में एक संस्था है जिसको बोलते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा आपको? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक है। तो विश्व जो मौसम विज्ञान संगठन है, इसने पूरे विश्व को, पूरा जो विश्व है उसको कई क्षेत्रों में बांट दिया है। तो जिस क्षेत्र में भारत आता है तो उस क्षेत्र को ये लोग बोलते हैं, इसको बोला जाता है उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र, ठीक है, उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र। तो इस उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में टोटल 13 देश आते हैं। 13 देशों में जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, यमन, कतर, थाईलैंड, इस तरीके से ये कई सारे देश आते हैं यहां पर। तो ऐसे जब यूएसए का जो एरिया है अमेरिका का, उसका एक अलग ग्रुप है। तो ये जो उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र का ग्रुप है, इसमें जो 13 देश आते हैं, तो हर देश यानी कि प्रत्येक देश जो है वो 13 नाम देता है, ठीक है, 13 नाम देगा। ये 13 नाम जो है इनकी लिस्ट बना ली जाएगी। अब क्या होगा, मान लीजिए एक तरफ लिखा हुआ है देशों के नाम, और जैसे मान लीजिए यहां लिखा हुआ है भारत, तो भारत ने यहां पर 13 नाम दे दिए, फिर श्रीलंका, उसने 13 नाम दे दिए। तो इस तरीके से यहां पे 13 देश लिखे हुए हैं, उनके द्वारा दिए हुए 13 नाम लिखे हुए हैं। अब ये जो देशों का क्रम होता है, ये क्या होता है, ये अंग्रेजी भाषा में जिस तरीके से जो उनके अल्फाबेट होते हैं, जो शब्दकोश होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये रखा गया है, ए पहले बी बाद में, ऐसे करके इसी ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में देशों को सेलेक्ट करा जाता है और उन देशों ने क्या क्या नाम दिए हैं उसको सेलेक्ट करा जाता है। तो जैसे आसनी आया है, तो आसनी का नाम श्रीलंका ने दिया है, तो अब श्रीलंका के बाद किसका नंबर आएगा? श्रीलंका एस से स्टार्ट होता है, तो अब थाईलैंड का नंबर आएगा, तो वो टी से स्टार्ट होता है। तो अब जो भी चक्रवात आएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इस क्षेत्र में उसका नाम कौन रखेगा? थाईलैंड रखेगा। और थाईलैंड ने जो नाम सोच लिया है वो मैंने आपको बता दिया, सितरांग नाम है, ठीक है। तो अब अगला चक्रवात का नाम जो है वो सितरांग रखा जाएगा। तो पहला और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, हमसे सही पूछे गए थे। तो सही ऑप्शन में यहां पर ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है उसमें लिखा हुआ है, उसमें 3 वर्ड्स आपसे पूछे गए हैं, शब्द पूछे गए हैं। पहला है ढैंचा, दूसरा है फिलीपेसरा और तीसरा है लोबिया। तो देखिए जैसा ही आपने ढैंचा वर्ड सुना होगा या लोबिया वर्ड सुना होगा, तो यहां से आप समझ गए होंगे ये किस चीज की बात कर रहा है। ये बात कर रहे हैं हरी खाद की, ठीक है। अब देखो ये हरी खाद कैसे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जिनको जब ये उग जाते हैं ना, तो इनको उगने के बाद हम लोग अपने खेतों में इन पौधों का इस्तेमाल करते हैं खाद के रूप में, ठीक है। हम लोग कोई भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने खेत में, हम लोग इन पौधों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये पौधे जो हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे? हरी खाद, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, पौधा जैसा है, ये पौधे जैसे लगे हुए थे, ठीक है, इनका अपघटन नहीं होना चाहिए, इनको मृत नहीं होना चाहिए, इनको यहां से तोड़ के और हम अपने खेतों में, 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, जहां पर हमें फसल बोनी है तो वहां पर ये पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं के ऊपर हमने क्या करा, इन्हीं के ऊपर फसल बो दी, ठीक है। इन पौधों को हमने अपघटित नहीं होने दिया, सड़ने नहीं दिया, गलने नहीं दिया, इन्हीं के ऊपर हमने फसल बो दी। दूसरा है कि एक दूसरे मैदान में हमने पौधों को बोया और फिर इन्हीं पौधों को निकाल के काट के हम लोग कहां ले आए? अपने इस मैदान में ले आए और वहां पर इसको हमने जमीन पे डाल दिया। तो अब यही पौधे जो हैं वो किस का काम करेंगे? वो खाद का काम करेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हरी खाद, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। क्या फायदे होते हैं? जो हम ये बिना मृत पौधों को लाके और इनका इस्तेमाल हम लोग खाद के रूप में कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? एक तो यहां पर जो हमारी भूमि है या जो मृदा की बात करी जाएगी, तो मृदा में कई सारे जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिलेंगे। पोषक तत्व में यहां जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, मृदा जो है, मृदा की उर्वरता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जो मृदा होती है ना, जब इन पौधों को हम डायरेक्ट डालते हैं ना, यहां पर जब ये पौधे हरे होते हैं, इनको हम लोग डायरेक्ट उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो उससे ये जो मृदा होती है ये भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी होने का मतलब है कि उसमें जब दरारें पड़ जाएंगी, दरार का मतलब है उसमें रंध्र बन जाते हैं। तो रंध्र होने का मतलब है कि जो जल को अवशोषण करने की क्षमता होती है, ठीक है, हर मृदा जल को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो उसके अंदर जल पहुंच जाता है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो पहुंच जाती है। इससे मृदा
और ज्यादा पोषक युक्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो लाभ होते हैं वो लाभ किसके होते हैं? हरी खाद के। अब ये जो ढैंचा है ये एक पौधा है। ठीक है, इस पौधे से आपने सुना होगा रस्सी रस्सी भी इसी पौधे से बनाई जाती है। तो इस पौधे को इस्तेमाल कर लेते हैं खाद के रूप में। पीली पेसरा पौधे को इस्तेमाल कर लेते हैं। लोबिया, इसके बारे में जानते होंगे, सब्जी भी इसकी आपने खाई होगी। ठीक है, इसकी सब्जी बनाते हैं, तो इस पौधे को भी हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर यह था कि ऐसे पौधे जिनको बिना उनका अपघटन करे हुए, बिना उनका सड़े हुए, जैसा वो पौधा है वैसा ही उसको यूज कर लेते हैं खाद के रूप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं हरी खाद। तो इन तीनों का संबंध किससे है? हरी खाद से। ये क्यों चर्चा में आया? आपने सुना होगा, जो पंजाब सरकार है उसने क्या है, ग्रीन मैन्योर जो लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं हरी खाद। तो इसने बोला हुआ है कि अब हम लोग खेतों में किसका यूज करेंगे? हरी खाद का यूज करेंगे। पंजाब से पहले जो हरियाणा की सरकार थी उसने भी हरी खाद को बोला हुआ था कि इसको अब हमारे किसान जो है वो यूज करेंगे। हरियाणा की एक योजना है, उस योजना का नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ठीक है, ये सुना होगा आपने, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो ढैंचा होता है, ठीक है, तो ढैंचा के जो बीज होते हैं इनको बहुत सस्ते दरों पे किसानों को दिया। ठीक है, जिससे कि किसान जो है इस ढैंचा के बीज को पहले अपने खेत में उगाएं। जब ये पौधे बन जाएं तो यहां पर दूसरी फसल जो है, बेसिकली यहां पर किस चीज की फसल? तिलहन की फसल अगर उगाएंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। तिलहन की फसल उगा दें और वही पौधा जो पहले उगा हुआ था ढैंचे का, वो खाद का काम करेगा। तो इन्होंने सब्सिडी दी थी इस बीज पर। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, वो हमारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। कण भौतिकी की बात कर रहे हैं। कण भौतिकी का मानक मॉडल प्रकृति। देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में जो कण भौतिकी है इसके बेसिकली दो इसमें आधार आएंगे। एक तो आएगा कण और दूसरा आएगा बल। ठीक है, जिसका जैसे बोलते हैं ना कि मूल ढांचा क्या है, मूलभूत जो ढांचा है वो क्या है? वो है कण और बल। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं वो कुछ कणों से मिलकर बने हैं, और वो जो कण हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? वो किसी बल से आपस में जुड़े हुए हैं। अब जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है, हमारा बौद्धिक विकास होता है, वैसे वैसे हम इन विज्ञान के रहस्यों को सुलझाते जाते हैं। जब प्राचीन काल में बात करें, मान लीजिए हमने कोई मिट्टी से हमने किसी घड़े का निर्माण करा। ठीक है, तो कोई घड़ा जो था वो हमने बनाया, तो हमको पता था कि सबसे मूलभूत ढांचा क्या है? मूलभूत जो इकाई है वो मिट्टी है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे विज्ञान ने आगे प्रगति करी तो हमें पता चला अच्छा मिट्टी के अंदर भी जो है वो अणु पाए जाएंगे, और हमने प्रगति करी विज्ञान में तो हमको पता चला कि अणु के अंदर जो है वो बहुत सारे परमाणु पाए जाएंगे, और विज्ञान ने प्रगति करी तो हमको पता चला परमाणु को भी हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित कर सकते हैं। विज्ञान और प्रगति करेगा तो हमें पता चलेगा एक पदार्थ आएगा क्वार्क। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये इस क्वार्क से मिलकर बने हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता चला जाता है वैसे वैसे हम नए नए रहस्यों को खोलते चले जाते हैं। इन सारे रहस्यों को खोल लेंगे तो मगर मूलभूत चीजें क्या रहेंगी? वो रहेगा कण और वो रहेगा बल। किस मौलिक शक्ति का विचार करता है? अगर हम लोग मानक मॉडल प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें हमको 4 बल दे रखे हैं, हमसे सही विकल्प पूछ रहा है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो मानक बल नहीं होता। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल, मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल, ये 3 जो ऑप्शंस हैं ये हमारे सही ऑप्शन हैं। देखिए, विद्युत चुंबकीय बल का यहां तात्पर्य ये होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करें, तो जो भी हमारे आवेशित कण होते हैं जिनके ऊपर कोई आवेश होता है, तो ये 2 आवेशित कण जो होंगे ये आपस में जिस बल से जुड़े होते हैं उसी को विद्युत चुंबकीय बल बोलते हैं। मजबूत परमाणु बल और कमजोर परमाणु बल का सीधा सा मतलब ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए हम बात करते हैं बॉन्ड की, जिसको हम लोग बंध बोलते हैं, ठीक है, तो एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध हम लोग देखते हैं, तो 3 बंध अगर जिसके बीच में है तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो उसी को हम लोग बोल देंगे कि मजबूत परमाणु बल है। यदि एकल बंध है तो वो थोड़ा सा कमजोर परमाणु बल हो जाएगा इसकी तुलना में। ठीक है, तो ये 3 जो बल होते हैं, ये तीनों बल जो हैं वो किसी भी पदार्थ के किसी भी कण की बात करें तो भौतिक विज्ञान की या कण भौतिकी की बात करें तो उसका एकदम मूलभूत शक्ति होती है। तो वो 3 बल आते हैं, तो इसमें कथन हो जाएगा बी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, देखिए ये चीज चर्चा में क्यों आई, क्योंकि एक कण है जिसका नाम है बोसॉन। ठीक है, बोसॉन का नाम आपने सुना होगा, जिसको गॉड पार्टिकल भी कह रहे हैं। तो गॉड पार्टिकल जो था 2012 के आसपास देखा गया कि इस बोसॉन पे जब शोध हुआ तो इसका जो द्रव्यमान था वो निकल के आया 80,357 MeV। MeV का मतलब होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
और ये जो C2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है चार्ज स्क्वायर। ठीक है, चार्ज स्क्वायर। ये किसकी विमा होती है? ये विमा होती है द्रव्यमान की। ये ऐसे कणों के द्रव्यमान की विमा, इनके द्रव्यमान को मापा ऐसे जाता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति चार्ज स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आया था 80,357। अब क्या हुआ, अभी हाल ही में यानी कि 7 अप्रैल को वापस से इस बोसॉन के द्रव्यमान पे चर्चा करी जा रही थी, इस पे शोध करा जा रहा था। तो अभी देखा गया इसका द्रव्यमान अचानक से बढ़ गया और वो निकल के आया 80,433। तो ये जो द्रव्यमान का बढ़ना था, ये वैज्ञानिकों को बड़ा असमंजस में डाल दिया कि भाई हमारे पास जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, या कोई भी कण का द्रव्यमान ले लो आप, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो उन कण के द्रव्यमानों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए इस तरीके का, इस सूक्ष्मतम कण के द्रव्यमान में यदि कोई परिवर्तन होता है ना, तो अब इन्हीं से मिलकर बने होते हैं बहुत सारे पदार्थ। तो वो पदार्थ के बारे में जब भी हम उस पदार्थ की भौतिक या रासायनिक जो गुण होते हैं या उनकी विशेषताएं होती हैं, उन पे जो अध्ययन करते हैं, तो वो हमारे पूरे अध्ययन जो है वो परिवर्तित होने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर जो भौतिक विज्ञान है उसमें एक बहुत बड़ा संकट यहां पर आ गया है कि बोसॉन का जो द्रव्यमान था वो बढ़ा हुआ पाया गया। इसका मतलब कि जो पदार्थ बोसॉन से मिलकर बने होंगे, अब उन पदार्थों की जो जो रासायनिक और भौतिक विशेषताएं होंगी, जो उनके गुण होंगे, उसमें भी परिवर्तन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न में 2014 से यह प्रश्न उठाया गया है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स की बात करता है। आपने बेसल अभिसमय के बारे में सुना होगा, जिसको बेसल कन्वेंशन बोलते हैं। तो बेसल कन्वेंशन क्या करता है, ये अपशिष्ट पदार्थों के आवाजाही में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अब अपशिष्ट पदार्थों में कौन कौन से पदार्थ, या तो पदार्थ कैसे हो, विषैले हो, या वो कैसे हो ज्वलनशील हो, या वो कैसे हो वो विस्फोटक हो। इन 3 श्रेणियों को याद रखिएगा, विस्फोटक, ज्वलनशील और विषैले। ये 3 टाइप के जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तो एक देश दूसरे देश के बीच में आदान प्रदान इन पदार्थों का नहीं होगा। इस पे बाध्यकारी प्रतिबंध लगाता है बेसल कन्वेंशन। ठीक है, ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स को इसके विषैले श्रेणी में रखा गया है। तो अब इसका आदान प्रदान 2 देश आपस में नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि इसकी खास बात यह होती है कि यह पर्यावरण में बहुत अधिक समय तक रहता है, इसका अपघटन नहीं हो पाता। कोई भी जीवाणु या कवक जो है वो इसका अपघटन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जब अपघटन नहीं कर पाएंगे, तो या मनुष्यों की बात करें या कोई भी जीव जंतुओं की बात करें, तो इनके शरीर में इसका संचय होने लगेगा। ये इनके शरीर में जाके स्टोर होने लगेगा, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए या पादपों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो यानी कि पहला कथन था ये पर्यावरण के अपघटन के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं, बिल्कुल सही है। और दूसरा, मनुष्यों और जानवरों में ये संचित होने के इनके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो दोनों ही कथन यहां पर सही हो जाएंगे। तो सही कथन का चयन करना था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसमें यह चीज याद रखिएगा कि ये बेसल जो कन्वेंशन है, इसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में आता है और विषैले अपशिष्ट पदार्थों की श्रेणी में। चलिए, आज का जो तथ्य है वो संबंधित है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से। इसको शॉर्ट फॉर्म में आरपीजी कहेंगे। आज ही की घटना है कि इसमें क्या हुआ कि पंजाब पुलिस का जो का हेडक्वार्टर था मोहाली में, यहां पर अटैक हुआ है इस आरपीजी से। अब ये आरपीजी क्या होता है? आरपीजी बहुत सिंपल, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है वो अपने कंधे पे ऐसी एक बंदूक लेके चलेगा, परंतु उस बंदूक से गोली की बजाय जो है वो क्या निकलेंगे, वो ग्रेनेड निकलेंगे। अब देखियो, जो ग्रेनेड होते हैं, जो बम होते हैं, वो कोई व्यक्ति जो है वो यहां से फेंकेगा तो एक उसकी निश्चित सीमा होगी कि भाई वो 10 मीटर 15 मीटर इतनी दूर फेंक सकता है। मगर यदि उसको अगर किसी बंदूक से फायर करा जाएगा तो उसकी जो सीमा है वो बढ़ जाती है। तो इसी को बोलते हैं रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनर। पहली चीज तो ये पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। ठीक है, जर्मनी में सबसे पहले इसका विकास हुआ था। तो जर्मनी में क्या हुआ था ना, इसको एंटी टैंक हथियार के लिए बनाया गया था। जैसे टैंक होते हैं ना, टैंक आपने देखे होंगे, तो ये बेसिकली क्या होता था, कोई भी व्यक्ति बैठा है जमीन पे खड़ा हुआ है तो वो अपने कंधे पे रख के और इस टैंक की तरफ इसको फायर कर देगा। तो ये एंटी टैंक हथियार के रूप में जाना गया था। इसको बोला गया था पेंजेफ्रॉस्ट। ठीक है, पेंजेफ्रॉस्ट। तो जब रशिया को यह चीज पता चली ना, तो रशिया इससे बहुत ज्यादा ये एक्साइटेड हो गए। तो उन्होंने अपना खुद का एक आरपीजी प्रोग्राम शुरू करा था। ठीक है, तो इसको आरपीजी बोला गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। तो ये याद रखिएगा कि इस टाइप का देखने में ऐसा होता है और कंधे पे रख के इसको फायर करा जाता है। ठीक है, तो ये है आज का तथ्य। मैं आशा करता हूं आज का जो सत्र है वो आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए, मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।